Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 9 of atomic structure. आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है और स्कूल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलो इसको फटाफट स्टार्ट कर लिया जाए। तो बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। तो इसका बर्थ कहाँ से होता है? इसका बर्थ होता है डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। और ये लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये लोग दोनों लोग स्टेटमेंट अलग अलग करके इनका आता है। डी ब्रॉगली साहब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर है, वेव नेचर जो दुनिया नहीं जानती थी, पार्टिकल नेचर जो दुनिया मान के चलती थी। मतलब इन्होंने ये कह दिया इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो कर रहा है। कोई भी मैटर अगर मोशन करेगा तो वो वेव नेचर को शो करेगा। वो अलग बात है कि अगर मैटर बहुत ज्यादा हैवी है तो उस कंडीशन में वो वेव नेचर बहुत छोटा दिखाई देगा, मतलब उसका वेव बहुत छोटा दिखेगा जिसको आप एनालिसिस नहीं कर सकते और निग्लिजिबल मानते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल बहुत छोटा है जिसका मास बहुत कम है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके जो वेव होंगे वो क्या होंगे, उसको निग्लिजिबल नहीं कर सकते, उसको काउंट करना पड़ता है। एंगस्ट्रॉन में करके वैल्यू आती थी, क्वेश्चन किया गया था। अगर आपको बहुत इसका डिटेल देखना है तो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब दुनिया उस समय इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के जितनी भी कहानियां कर रही थी, मतलब रदरफोर्ड साहब आए, बोहर साहब आए, सब लोगों ने पार्टिकल माना। और इनकी जितनी भी एटॉमिक मॉडल थी, उस समय तो बोहर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थे, उनकी भी एटॉमिक मॉडल किस बेस पे थी? इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल बेस पे थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन, मतलब उनकी थ्योरी में यह मान लिया गया था कि लाइट ड्यूल नेचर है। उसकी बेसिस पे उन्होंने इमिटेशन वगैरह के बारे में बात कर ली थी। बट उनका भी मॉडल जो एक्चुअल मेन कहानी था इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो तो उनको पार्टिकल मान रखा था। अब उसमें वेव निकल के आ गया, कंप्लीटली मॉडल फेल हो चुके हैं। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा था बोहर के एटॉमिक मॉडल से। भाई बोहर साहब ने वेलोसिटी और पोजीशन दोनों कैलकुलेट कर दिया था। हीजनबर्ग कहते हैं ऐसा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, मतलब एट द सेम टाइम यू कैन नॉट फाइंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू ट्राइंग टू फाइंड इट, उसमें एरर आ जाएगा। और एरर कितना आएगा? तो एरर उन्होंने बताया था जो ये डेल्टा एक्स है दैट इज एरर पोजीशन है, डेल्टा पी क्या है? एरर इन मोमेंटम है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वो शुड बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और लेस, और क्या कहते हैं, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। या तो उससे ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। तो ये दोनों चीजें मिलके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का बर्थ होता है, मतलब बर्थ देती है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, लंबे समय तक इसको नहीं खींचते हैं, कहानियां पीछे क्या थी क्या नहीं थी, हाँ आ गया है, उसको पढ़ना है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमारे चैप्टर में ना, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वांटम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। कुछ ऐसा कह सकते हो कि कोई 10,000 पन्नों वाली बुक है, उसमें का एक पैरा हम पढ़ रहे हैं। आज के डेट में इतने बड़े बड़े जो डिस्कवरी देख रहे हो ना, तुम्हारे मोबाइल्स बहुत छोटे होते जा रहे हैं, सब चीजें मतलब एकदम से क्या हो रही है, नैनो फॉर्म में जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी जो बात कर रहे हो, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ क्वांटम। आप रॉकेट साइंस की बात करते हो, क्वांटम है ये। डायोड ट्रायोड जो आपके डिवाइसेस में लगी हैं, सब क्या है? क्वांटम की स्टोरी है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको वन बाई वन करके सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा टॉपिक छोटे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं चलो ठीक है, जितना हो सकेगा उतना अच्छे से हम लोग उसको कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो पहला यहाँ देख को बहुत डर लग रहा है कि क्या ही है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दिख रहे हैं, देख के तो डर लग जाएगा, किसी को भी डर लग जाएगा। बट थोड़ा मत, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसका मीनिंग समझ लेना है और इससे कुछ निचोड़ निकलने वाली है, उस बातों को समझना है। ये जो इक्वेशन देने वाले थे, जो लिखा हुआ है, ये इक्वेशन देने वाले भाई साहब कौन थे? सोडिंजर थे। सो डेंजर, इनके नाम में ही डेंजर है। और ये सोडिंजर का वेव इक्वेशन है। मतलब ये जो क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल ऑफ एटम है, ये 3D फॉर्म में है। और वेव, ये क्या होता है? ये जो एटम का मॉडल है वो वेव मॉडल है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को देख के ये सारी बातें कही गई। अब इस सोडिंजर के वेव इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सिस को। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सिस को। मतलब इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में हो सकता है इसके बारे में बता रहा है। एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, एच दिख रहा है। एच वही जो आप सोच रहे हो, महान साइंटिस्ट थे प्लैंक साहब, इनकी बात हो रही है। तो ये प्लैंक वाली बात हो रही है, तो प्लैंक कांस्टेंट है, एच कुछ और नहीं है। जिसकी वैल्यू याद है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता था। ई बच्चे क्या है? ई आपकी यहाँ एनर्जी है, एनर्जी।
यू क्या है? तो यू पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि साई है, ये जो त्रिशूल जैसा दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं? साई। पी साइलेंट होता है और साई लिख देते हैं, मतलब पी एस आई, साई। ये कुछ नहीं बच्चे, ये वेव फंक्शन होता है जिसका फिजिकली कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, वेव फंक्शन। बट इसी साई पे स्क्वायर लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। यही लाइन तो आपको समझना था, यही मुझे समझाना भी था इस पूरे टॉपिक में। जैसे ही तुम साई के ऊपर स्क्वायर लगा देते हो इसका बहुत मीनिंग निकल के आता है। और मीनिंग क्या निकल के आता है? मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम के अंदर ये बताने का काम कर रहा है, इसको दिमाग में बैठा लेना। साई का तो कोई मीनिंग नहीं है, बट साई स्क्वायर की बहुत मीनिंग है, बहुत काम की चीज है। थोड़ा चलो इसको ग्राफ में देखते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है। कि 1s ऑर्बिटल के लिए बात हो रही है, तो 1s ऑर्बिटल में जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है यहाँ पे, तो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे देखो तो साई स्क्वायर की वैल्यू घटती जा रही है। देखो ये न्यूक्लियस के थोड़ा पास में थे, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चले गए, तो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस और थोड़ा दूर गए तो और घटा। मतलब यहाँ पे देखो ये साई स्क्वायर की वैल्यू घट रही है न्यूक्लियस से दूर जाने पे 1s ऑर्बिटल के लिए। बट यही जब तुम न्यूक्लियस के तरफ जा रहे हो इस कंडीशन में क्या होगा? उल्टा बोलोगे, साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है, देखो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पास में जा रहे हो। तो मतलब 1s ऑर्बिटल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? मूव करिए टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ। ऐसे कंडीशन में साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम मिलेगी तो उसके पाए जाने की संभावना भी मैक्सिमम होगी। यही 2s पे ज्यादा क्लियरिटी के साथ देखो क्या दिख रहा है, ये देखो पीक वैल्यू है, दिस इज द पीक वैल्यू। और यहीं पे क्या हो रहा है? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ साई स्क्वायर वैल्यू। तो ये 2s की जो पीक होती है यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। तो पीक क्या है? पीक इज नथिंग, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो मैक्सिमम है, पीक को मैक्सिमम कहेंगे। क्लियर? ये पॉइंट नोड कहलाता है। क्या है? नोड। नोड का मीनिंग क्या है देखो तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू है कितना? साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 0 है। भाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो साई साई स्क्वायर की। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे आर जा रहा है, वाई एक्सिस पे साई स्क्वायर जा रहा है। तो एक्स कॉमा वाई, एक्स तो आर है जितना भी चला होगा नैनोमीटर में, वाई क्या होगा? साई स्क्वायर, वाई लिफ्ट ही नहीं, ऊपर उठा ही नहीं है, तो वाई की वैल्यू 0 है। वाई की वैल्यू 0 है, दैट मीन साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो नोड वह रीजन होता है बच्चे जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है, और पीक वह रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक मैक्सिमम होती है। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, इसका पता करने का तरीका साई स्क्वायर की वैल्यू। और साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पीक मिली वहां मैक्सिमम, और जहां 0 हो गई वो नोड हो गया, वहां पे कोई संभावना नहीं है। इस नोड को दिखाने का यहाँ पे देखो नोडल प्लेन बनाया गया, ये पी ऑर्बिटल है मैंने ले रखा है, आगे चल के इसको बनाया जाएगा, डंबल शेप वगैरह कहानी बनती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ इस वाले पॉइंट पे इसको नोड कहेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, और इस नोड का प्लेन है, ये नोडल प्लेन है। इस पूरे प्लेन में कहीं भी तुम इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे तुमको मिलने उलने वाला नहीं है, तो उस प्लेन में हम जाइए नहीं करेंगे, हम दूर हो जाएंगे उस प्लेन से। क्या ही जरूरत है भाई उसको ढूंढने की। होपफुली आपको नोड का मीनिंग क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, नोड पे कुछ नोड दो तरह से होते हैं। एक जो नोड होता है वो एंगुलर होता है, और दूसरा जो नोड होते हैं आपके रेडियल होते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे तो रेडियल नोड मिलेगा, एंगुलर पे चलेंगे तो एंगुलर मिलेगा। एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला जो होता है सिंपल सा कहानी लिख दो, एल की जो वैल्यू होती है वही, अब ये एल क्या है बताऊंगा अभी आपको। एंगुलर नोड क्या है? द वैल्यू ऑफ एल, एल की जो वैल्यू होगी वही आपका एंगुलर नोड होगा। और जब रेडियल नोड की बात करते हो तो रेडियल नोड का फॉर्मूला निकल के आता है एन माइनस एल माइनस वन। इस तरह से आप किसी भी रेडियल नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नोड निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल नोड निकल जाएगा। तो नोड बराबर क्या मिलेगा अगर कोई नोड कहे निकालने के लिए? तो एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, एल से एल कट जाएगा तो फॉर्मूला मिल जाएगा हमें एन माइनस वन का।
तो नोड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, n-1। तो कोई भी क्वेश्चन इस पे बनता है, अभी एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन होगा आगे, उसको देख लेंगे, तो इससे हम लोग टैकल कर देंगे। चलो एल का मीनिंग भी समझ लो। एल की जो वैल्यू होती है वो भी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। चार तरह के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्बिटल की बात करेंगे। एक एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया और एफ ऑर्बिटल हो गया। तो एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है बच्चे 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब इसमें क्या याद करना है, 1 2 3 का तो गिनती गिनना, 0 से लेकर 3 तक गिन दो, एस के लिए 0, बाकी 1 2 3 आगे बढ़ते जाओ, एस पी डी एफ कर लो। तो एल की वैल्यू ये कहानी हो गई। अब चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा छोटा सा ग्राफ है, उसके बाद क्वेश्चन देखा जाए। ये ग्राफ में देखो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इधर जैसे से ऊपर जा रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है आपकी, 0 4 8 12 ऐसे करके आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, ये कंडीशन यहाँ पे दिखा रही है। अब इस ग्राफ में जब स्टार्टिंग में ग्राफ क्या हुआ, ये देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक ऐसा टाइम आता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इस मैक्सिमम पॉइंट पे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। भी पढ़ के आओ, वैल्यू जहां प्रोबेबिलिटी की रेडियल प्रोबेबिलिटी हाई है, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, मैक्सिमम है। तो ये हाइड्रोजन के लिए जब बात किया गया 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है ही। तो ये जो वैल्यू पीक मिली, वो पीक वैल्यू जो मिलती है, याद करने वाला डाटा है, आपको याद करना 0.0529, ठीक है ना, यहाँ पे मिलती है। एंगस्ट्रॉन कर लो, अगर इसको ये नैनोमीटर में है और 0.529 कर दोगे तो एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा। ये नैनोमीटर में वैल्यू दिया, ऑलरेडी नैनोमीटर में दिया हुआ 0.529। सिमिलरली जब 2s की बात करते हो, 2s में दो ऐसे आपको पीक पॉइंट मिलते हैं, एक यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है। तो ये वैल्यू एक यहाँ पे कुछ मिलेगी, कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी। ये दो ऐसी वैल्यू मिली जहाँ पीक मिली, बाकी सब जगह पे क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी मतलब लो है एज कम्पेयर टू द पीक के। और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होता है, नोड पे पहुंच गया। इसका देखो ये नोड हो गया, मतलब 0.529 से आगे तुम बढ़ जाओगे, देखो तो उसके बाद क्या हो रहा है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर हो गई, ना के बराबर हो गई, नोड हो गया भाई। जाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रही है, साई स्क्वायर, जाई कर रहा हूँ, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो वो नोड हो गया ना, जहाँ पे साई स्क्वायर 0 होता है, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। एक छोटा सा ग्राफ था जो आपको मुझे यहाँ दिखाना था। अगर इसको कैलकुलेशन भी करना है तो वैसे भी अगर आपको याद होगा तो रेडियस का फॉर्मूला जो यूज करते थे हम लोग, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और सामने दिया था। यहाँ से भी अगर देखो एन की वैल्यू क्या है, 1s की बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू 1, कैसे 1 होता है अभी मालूम पड़ जाएगा, और जेड की वैल्यू 1 हो गया, मतलब फाइनली 0.529 एंगस्ट्रॉन में बोलो या 0.0529 नैनोमीटर में बोल दो, जो तुम्हारी मर्जी। इतने दूरी पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। देखो बोहर का जो ये रेडियस वाला कहानी है, एकदम सिस्टम में बैठ रहा है। 0.0529 नैनोमीटर पे अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, पीक पे है। उसके बाद फिर खत्म कहानी, पीक पे नहीं है, खत्म कहानी है, मतलब नोड की तरफ पहुंच रहे हो, घट रहा है प्रोबेबिलिटी। चलिए तो न्यूमेरिकल्स को देखा जाए, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स में कहता है रेडियल और एंगुलर नोड को निकालना है, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। रेडियल के लिए मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ, रेडियल नोड निकालना है तो फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। एन क्या होता है बच्चे, ये जो नंबर्स होते हैं ना, एस के जस्ट बगल वाला या पी के जस्ट बगल वाला, मतलब ये जो नंबर होते हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स अल्फाबेट दिख रहे हैं, ऑर्बिटल्स के नाम दिख रहे हैं, एस पी डी एफ जो भी है, वही एन होता है, इनके बगल में नंबर। तो यहाँ पे एन कितना है इस वाले 4s में, 4s में एन का मान 4 है। एस के लिए एल का मान क्या होता है अभी बताया था, एस पी डी एफ, 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस 0 हो गया, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, -1। तो रेडियल नोड यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 4 में से एक जाएगा, 3। एंगुलर नोड देख लो, तो एंगुलर नोड क्या इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ आपका क्या होता है एल। तो एल की वैल्यू क्या है एस के लिए, 0 है, तो एंगुलर नोड यहाँ पे तो 0 होगा। तो इस तरह से टोटल नोड कितना मिल जाएगा, तो टोटल नोड 3 और 0 3 मिल रहा है, और n-1 भी क्या 3 आ रहा है क्या, देखो तो 4 में से एक जाएगा 3, जी हाँ 3 आ रहा है। तुम इन दोनों को जोड़ दो तो भी 3 मिलेगा, और डायरेक्टली निकाल दो नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज व्हाट n-1 3। टोटल नोड्स आपको 3 मिलकर तैयार हो गया। ऐसे ही 3p कर लो, n की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 है, p की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 है भाई। p के लिए क्या होगा, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, एक मार्क। यहाँ पे p नहीं लिखी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, l लिखना चाहिए।
एल की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, अब सॉल्व कर दो, n माइनस एल माइनस 1, ये रेडियल का फॉर्मूला हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 1 1, यहाँ पे फाइनली वैल्यू कितना मिला, रेडियल 1। और एंगुलर देखो तो p के लिए एंगुलर 1 होता है, तो r प्लस a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या n माइनस 1 भी 2 है, एकदम है, 3 में से 1 जाएगा 2, देखो तो n माइनस 1 की वैल्यू भी 2 ही मिल रही है। एकदम सिस्टम में सब कुछ अच्छे से। फाइंड द टोटल नोड ऑफ 5s एंड 5s, यहाँ पे टोटल नोड पूछा है, मतलब सिंपल सा नोड निकालना है। यहाँ पे s और f से कोई मुझे मतलब ही नहीं है। n माइनस वन, 5 में से एक जाएगा 4, और यहाँ भी n माइनस वन, 5 में से 1 जाएगा 4, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है, आंसर आ गया, कौन सा प्रॉब्लम है इसमें। चलो आगे देखें। डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था बच्चे, बोहर्स वगैरह के एटॉमिक मॉडल में था, ठीक है ना। ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था 2D की कंडीशन में थे, और ऑर्बिटल कंडीशन 3 डायमेंशनल में पीछे ही बात किया गया था। तो ये कैसे हैं, ये आपके 2 डायमेंशनल होते हैं। मैं ऑर्बिट की बात करूं यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल है, और ये कैसा है, ये आपका 3 डायमेंशनल। पहला पॉइंट तो ये मिल जाता है। दूसरा कहानी देखो तो, जब आप ऑर्बिट की बात करते हो तो ऑर्बिट का यहाँ पे कहानी क्या है, सेल से बात होती है। तो अगर किसी एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कितना होता है बच्चे, दैट इज व्हाट, 2n², मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं इसमें ऑर्बिटल में बोलूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ये सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल, इसमें बच्चे मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के रहने का घर होता है, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। और इसमें ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट यहाँ सेंस क्या है, सेल से, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल करते थे ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2n² होती थी। तो ये कुछ ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस वाला पॉइंट था, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और ऑलरेडी मैं पीछे डिस्कस भी किया था, तो उसकी उसी बात को यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, कुछ अलग चीज नहीं लाया हूँ। तो क्लियर होना चाहिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का क्लियर कट होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑर्बिटल के अंदर अगर उसके नाम बताने होंगे ऑर्बिटल के, तो क्या कर दो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ऐसे करके होते हैं ये चारों ऑर्बिटल्स के नाम। अगला ऑर्बिटल ये है, पूरी कहानी शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी के बारे में मैं बात भी करनी है। तो टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। पहला ऑर्बिटल कौन है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस फॉर स्फेरिकल, यहाँ कर लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, बस एस रखा गया तो रखा गया, चलाया तो चलाया, कोई बात ही नहीं है। सभी स्ट्रक्चर 3D में होंगे, याद रहे, इसलिए स्फेरिकल बोला, सर्कल नहीं बोला, स्फेरिकल ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेयर शेप में होते हैं, कुछ इस तरह से बना लीजिए, एक्स और वाई, और यहाँ पे जेड एक्सिस गया। तो यहाँ पे क्या कहानी बनेगा इस कंडीशन में, ये कुछ इस तरह से गोला बना दीजिए, ये आपके स्फेरिकल ऑर्बिटल बन के तैयार हो गए, राइट। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अरे फुटबॉल है और क्या है, स्फेरिकल का मतलब क्या है, फुटबॉल। दूसरा जो है बच्चे, वो पी ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। तो पी ऑर्बिटल जो शेप में होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, पी ऑर्बिटल सभी स्मॉल लेटर में रहेंगे। किस शेप में होता है, उसका शेप होता है डंबल। जी हाँ, वही डंबल जो आप डोले शोले बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, कुछ इस तरह से दिखता है ऐसे, या डमरू समझ लो, डमरू के शेप में होता है, शिव जी का डमरू ले लो, तो डंबल शेप में आपको ये नजर आते हैं। पी को दिखा, अब ये पी ऑर्बिटल की जब तुम बात करते हो, तो पी ऑर्बिटल पी सब शेल के अंदर 3 तरह से मतलब डिवाइडेड होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी ऑर्बिटल्स 3 तरह से मिलेंगे हमें। एक्स ऑर्बिटल में मतलब एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड दिखाई देंगे, वाई में ओरिएंटेड दिखाई देंगे, और जेड एक्सिस में ओरिएंटेड दिखाई देंगे। 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ये पी एक्स का बॉक्स है, ये पी वाई का बॉक्स है, पी जेड का बॉक्स है। मैं यही बताया था, जो पी एक्स में ओरिएंटेटेड है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 2, पी वाई में मैक्सिमम 2, पी जेड में मैक्सिमम 2। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रही है। इसके अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप मतलब
अलग अलग ओरिएंटेशन है, कोई एक्स में है, कोई वाई में है, कोई जेड में है। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखाया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फोटो फटाफट 3D में। यहाँ देखो, दिख रहा है? जो बच्चे एक्स में है वो एक्स में रखा गया, जो वाई में है उसको वाई में रखा गया। तो कोई एक्स में ओरिएंटेड है तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटते हुए नजर दिखाई दे रहा है, एक्स को गायब किया, छोटा सा कर दिया एक्स एक्सिस। अब ये वाई में है तो इनको वाई में फोटो बनाएगा इनका, ये वाई एक्सिस में ओरिएंटेड है। और ये जेड में ओरिएंटेड है बच्चे, तो ये जेड एक्सिस में ओरिएंटेड है, तो वैसे जेड। बाकी तो आपको ओरिएंटेशन से बना हुआ है, 3D फॉर्म में था, देख के आपको क्लियरिटी मिले तो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये डम्बल शेप का है, याद है पी ऑर्बिटल किस शेप में है, डम्बल शेप में। एस ऑर्बिटल किस शेप में, स्फेरिकल में। डी ऑर्बिटल की जब तुम बात करोगे बच्चे, तो डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डम्बल शेप का होता है, तीसरा डी। और डी ऑर्बिटल जो हमारे हैं डबल डम्बल, दो दो बार, ठीक है ना, डबल के डबल डम्बल, देख लेना, डबल डम्बल। कैसे दिखेंगे, तो सिंपल से कहानी है, देखो एक बार पी ऐसे बना दो, एक बार पी ऐसे बना दो, एक बार हॉरिजेंटल बना लो, एक वर्टिकल बना दो, एक ही पॉइंट से गुजार दो, दैट इज व्हाट आपका डी ऑर्बिटल। इसका भी डायग्राम है हमारे पास 3D फॉर्म में, देख लीजिए इसको कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है डी ऑर्बिटल डबल डम्बल, एक ऐसे ऐसे गया, एक ऐसे ऐसे गया, एक ऐसे ऐसे गया, एक ऐसे ऐसे मतलब करके गया हुआ है। अच्छा, डी ऑर्बिटल में जब बात करते हो तो डी ऑर्बिटल 5 तरह से ओरिएंटेड कहानी होती है। कैसे ओरिएंटेशन होते हैं, 5 तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। पहला, अगर इसमें मैं बताऊंगा डी ऑर्बिटल के अंदर जब बात करोगे तो इसमें डी सबसेल में जब बात करते हो तो 5 मिलते हैं। एक मिलता है डी एक्स वाई, एक मिलता है डी वाई जेड, एक मिलता है हमें डी जेड एक्स, और एक मिलता है हमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक हमें मिलता है डी जेड स्क्वायर। तो ऐसे 5 ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब डी एक्स वाई का जो शेप कहानी बना, देखो बनाने का तरीका सिंपल सा है, बहुत इजी है। एक एक्स एक्सिस ले लो, कहीं यहाँ पे इसको साइड में कर दें, यहीं पर रख देते हैं, चलिए। एक एक्स एक्सिस की कहानी है यहाँ देखो, और एक वाई एक्सिस की कहानी है। तो ये एक्स और वाई के बीच में, इधर है एक्स और वाई के बीच में। अगर डी वाई जेड की बात कर रहे हो तो वाई जेड में रख लो, मतलब ये वाई और जेड के बीच में रखो इधर, और इधर ये वाई इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, तो ये वाई और जेड के बीच में हो गया। इधर भी वाई और जेड के बीच में एक रखो, ऐसे बन गया कहानी। ये जेड है तो जेड को यहाँ लेके आओ माइनस फॉर्म में, एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स लेके जाओ उसका ओरिएंटेशन। अब जेड एक्स की बात किया तो जेड एक्स में यहाँ पे जेड एक्स में है तो इधर भी जेड एक्स में, देखो जेड एक्स, कहीं और लेके जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलेगा तो बच्चे एक्स और वाई के ऊपर ही लेके चले जाना। ये एक्स के ऊपर गया, मतलब ये वाई के ऊपर लिखा हुआ वाई है, और ये एक्स बोला है तो एक्स के ऊपर ऐसे फोटो बना हुआ है, सेम उसी पे बन गया ऐसे कुछ। ये देखो ऐसे, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक ऐसे बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा ऐसे, और इसी के ऊपर ये भी बनेगा ऐसे, एक्स और वाई का फॉर्म बन के तैयार हो गया। जेड स्क्वायर की बात किया तो जेड स्क्वायर कुछ इस तरह से बनता है, देखो जेड पे ही ऐसे बनते हैं, और इसमें एक बीच में इस तरह से कुछ इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में दे दिया जाता है, तो ये डी जेड स्क्वायर का फॉर्म हो गया। और इस तरह से आपको शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्लियर हो गया होगा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है। पी ऑर्बिटल्स की जब बात करेंगे तो ये बेसिकली पी सबसेल की बात होती है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर क्लियर कॉन्सेप्ट देखना है तो यही स्टेटमेंट होता है। पी सबसेल होता है, मतलब शेल के अंदर सबसेल। दिखाऊं थोड़ा सा, चीजें क्लियर है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। सबसेल ऑर्बिटल हर जगह, कई क्वेश्चन भी किताब में ऐसे देता है, कहीं सबसेल बोल देता है, कहीं ऑर्बिटल बोल देता है, हमारे कंफ्यूजन घिर जाता है बच्चा कि क्या ही पूछ रहा है। ये देखो, ये आपके क्या है, कोई ज्यादा खासा फर्क पड़ता तो है नहीं, एक ही चीज लगभग होती है। बात बात एक ही नहीं है, अलग अलग है, बट काम चल जाता है ना, दिक्कत तो ये है। जब काम चल जाता है तो फिर लोग कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब चल रहा है ठीक है, जैसा भी चल रहा है सब ठीक ही है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में कर लें हम, बीच में ले जाए, आ जाओ भाई बीच में, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, इतना काफी है। ये प्लस कर लो इसको, इसको 1 2 3, ये कहानी। देखो अब इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर वन में क्या है, वन में 1s ऑर्बिटल होता है, एक गोला वाला ये जो है ये रहेगा। अब पी में क्या होता है, पी में आपके ये सेल है, ये कौन सा है, ये पहला सेल था, ये दूसरा सेल था। तो दूसरे में 2s और 2p, दो तरह के यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ऑर्बिटल्स देखने को मिल रहा है। तो मतलब सेल है, सेल के अंदर सब सेल है, कौन सा सब सेल है, तो s और p दो सब सेल है। कौन से ऑर्बिटल है, तो 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। क्लियर हो रहा है।
3 में क्या है, 3s 3p और 3d, तीनों तरह के सबसेल हैं। एसपीडीएफ मतलब एसपीडी तीनों सबसेल हैं। अब इस सबसेल के अंदर क्या कहानी है, आपका 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल। पॉइंट क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये शेप वगैरह था। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह को, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, हुंड्स का रोल क्या था, बाउ के प्रिंसिपल क्या थे, पॉलिक्स इक्वेशन क्या थे, इन सबों को मिला के पढ़ेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे। चलो इसमें इतना ही। थैंक यू।